Hello everyone, and good morning to all of you. और एक बार आप कंफर्म कर दीजिए स्क्रीन आपके को विजिबल है और साउंड क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट स्लाइड्स हैं, सो एक बार मैं कनेक्ट कर देता हूँ लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, इफ एवरीथिंग इज फाइन, गुड, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जस्ट टू कनेक्ट यू कि लास्ट क्लास पर क्या हुआ था, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के रूल्स के बारे में बताया गया था। एंड अगर कोई इससे कनेक्टेड डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज ये जो पॉइंट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर वो जो ट्रांजिशन होता है किसी रिफ्लेक्शन केस में, उसका वेव फ्रंट या वेव फॉर्म बनाना या पल्स फॉर्म बनाना, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि एग्जाम में लाइकली रहता है। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, इसके बारे में बताया था, सो इसी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव क्रिएट करने के लिए आपको दो वेव्स चाहिए होंगे जो कि आइडेंटिकल हो बाकी सारे पैरामीटर्स को लेकर के, और सेम लाइन के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहा हूँ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हूँ। सो अपोजिट ट्रैवल करना मस्ट है वेव को, स्टैंडिंग वेव को क्रिएट करने के लिए। कई बार ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेगा, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर स्टेशनरी वेव टू क्रिएट। सो ट्रैवलिंग वेव्स को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कराएंगे एक ही लाइन के अलॉन्ग, बाकी सारे पैरामीटर्स उसके बराबर होने चाहिए, लाइक एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। तो फिर ये दो वेव कंसीडर करके y1 प्लस y2 करेंगे तो सुपर पोजिशन से जो भी वेव आएगी दैट विल बिकम अ स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। अब आप जानते हैं यहाँ पे साइन लो, कॉस लो, प्लस लो, माइनस लो, वो सब वेव ही होते हैं। तो उसके बेसिस पर आप जब इसको y1 प्लस y2 करोगे तो कुछ इस फॉर्मेट का आएगा। इस फॉर्मेट से अपना मतलब ये है कि एक साइन कॉस के साथ kx आएगा, एक साइन कॉस के साथ ओमेगा टी आएगा, और दोनों आपस में मल्टीपल हो रहे होंगे। बाकी यहाँ पे जो बन रहा होगा वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर बना रहा होगा। सो अगर हम लोगों ने ये इक्वेशन को कंसीडर किया, के एक्स माइनस ओमेगा टी, कई बार लोग ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हैं या कुछ और भी लिखते हैं, सो इट डजेंट मैटर। व्हाट डज मैटर कि एक वेव और दूसरा उसके आइडेंटिकल बट अपोजिट ट्रैवलिंग वेव होना चाहिए। सो साइन के एक्स और कॉस के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी होगी। तो इस तरह से देखोगे ना तो इसके आप कई सारे फॉर्मेट बना सकते हो। ऐसा ही बन सकता है ट्वाइस ए साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, ये भी एक स्टैंडिंग वेव को बनाएगा। या फिर ट्वाइस ए कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये भी एक स्टैंडिंग वेव को बना सकता है। ट्वाइस ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। सो ये चार फॉर्मेट आपको नजर आएंगे, इनमें से कोई एक मिल सकता है। अब कौन सा फॉर्मेट चल रहा होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई होगी, जैसे बाउंड्री कंडीशन टी इक्वल टू जीरो पर एक्स तो जीरो पे कैसे बिहेव कर रहा है, एक्स इक्वल टू एल पे कैसे बिहेव कर रहा है, कब नोड नोड बन रहा है, कब एंटी नोड बन रहा है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन पिक कर लेंगे और इस पर भी क्वेश्चन आता है कि आपको सिचुएशन दे देगा और वेव इक्वेशन के बारे में पूछ लेगा। सो फॉर्मेट पे आपको ध्यान देना किस तरह का फॉर्मेट आना चाहिए। नोट पॉइंट्स क्या होते हैं, तो जो भी फॉर्मेट आएगा उसमें एक ओमेगा टी वाला टर्म आएगा और दूसरा एक्स वाला टर्म आएगा। एक्स को अगर आप फिक्स कर देते हो दैट मीन्स आप एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो या पोजीशन के बारे में बात कर रहे हो। वो पोजीशन वाला पार्टिकल जो है कॉस ओमेगा टी से या साइन ओमेगा टी से जो भी फंक्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग एसएचएम करेगा, और ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट बनेगा डिपेंडिंग अपॉन द एक्स वैल्यू उसके एम्पलीट्यूड को बता रहा होगा। हम लोग जानते हैं चाहे वो साइन ओमेगा टी हो कॉस ओमेगा टी हो, उसकी वैल्यू प्लस माइनस वन के बीच में होती है, तो वो जीरो भी वैल्यू ले सकता है। जब ये फंक्शन जीरो वैल्यू लेगा तो एम्पलीट्यूड आपको जीरो हो जाएगा। उस केस को उस एक्स के लिए जिसके लिए एम्पलीट्यूड जीरो है उनको हम नोड पॉइंट्स बोलते हैं। तो नोड पॉइंट्स में एम्पलीट्यूड जीरो रहेगा, दे बिहेव लाइक अ फिक्स पॉइंट्स, तो उनकी लोकेशन निकाल लोगे। ये बात गारंटीड है, नो मैटर कौन सा वेव फॉर्म आप ले रहे हो, उनके बीच का गैप जो आएगा वो लिम्डा बाई टू आएगा। हाँ, हो सकता है एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो, तो जीरो से स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट लिम्डा बाई टू हो, थ्री लिम्डा बाई टू और लिम्डा टू लिम्डा, इस तरह से आएंगे। किसी और लोकेशन से स्टार्ट होगा तो हर लेमडा बाई टू के आगे आपको नोड मिलेगा। एवरी लेमडा बाई टू डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आपको एक नोड मिलने वाला है। तो नोड की लोकेशन आपको पता चल जाती है। एक बार नोड की लोकेशन पता चल गया तो एंटी नोड एग्जैक्टली मिड पे लाई करेगा, तो उसके लिए उस एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनाया था, और हर नोड के बाद एक एंटी नोड आएगा, फिर नोड आएगा, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, इस तरह से वो चलता रहता है।
इनके बीच का सेपरेशन आप देखोगे एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन λ/2 होगा, नोड और नोड के बीच का सेपरेशन कॉन्सिक्यूटिव सक्सेसिव λ/2 होगा, और सक्सेसिव नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन λ/4 होगा। सो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि वेव में साइन है कॉस है क्या है, स्टैंडिंग वेव के लिए ये पैटर्न यही रहेगा। हाँ, अब ये x=0 पे नोड बनेगा या एंटी नोड बनेगा वो डिपेंड करेगा कि इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा है और सिचुएशन कैसी है। सो ये दिस वाज अबाउट लास्ट क्लास। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं फ्रेश स्लाइड से। हेडिंग डाल देते हैं स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। सो जिस तरह से हम लोगों ने प्रोसीड किया था, y1 लिया था a sin kx minus omega t and y2 we cast it as a sin kx plus omega t। सो अपने को स्टैंडिंग वेव y मिला था, y1 plus y2 करने से twice a sin kx cos omega t। और इस पर हम लोगों ने कुछ ऐसा समझा कि दिस behaves like amplitude for a given x and that particle is doing SHM। और थोड़ा सा डिटेल में भी मैंने आपको बताया, जैसे कि अगर ये इक्वेशन है और उसको हम प्लॉट करें तो कैसे प्लॉट करते हैं, दिखाते हैं किस तरह से। सपोज कर लिए x=0, मैं री एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो लास्ट क्लास में किया था, और कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी आ जाएंगे। सो x=0 पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप पाओगे कि एक नोड पॉइंट बनने वाला है, तो ये नोड का काम करेगा। तो वेव कुछ इस तरह से जा रहा होगा, और ये जो अगला नोड बनेगा उसकी लोकेशन हमको पता चल गई, वो लोकेशन λ/2 डिस्टेंस पर होगा। फिर ऐसा जाएगा, और ये जो अगला नोड पॉइंट बनेगा दैट विल बी एट λ। तो अगर हम एक वेवलेंथ के बारे में बात करें तो ऐसा नजर आएगा। फिर इसके बाद ये आगे चलता रहेगा जहां तक जाएगा, फिर उधर एक लास्ट वाली बाउंड्री कंडीशन अपने को मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे इस पर हो क्या रहा होता है, पार्टिकल किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं अगर इस तरह से बनाया गया। सो दिस इज ट्राइंग टू से बेसिकली कि जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर लोकेटेड है, सारे पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर लोकेटेड है। सो अगर उनको ड्रॉ करोगे तो इनके एक्सट्रीम लोकेशन है, और यही जो एक्सट्रीम लोकेशन है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सो यू कैन सी कि सभी के एम्पलीट्यूड्स अलग है। अब इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, जैसे ये पार्टिकल है x=0 के बगल वाला, अब ये इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, क्यों? क्योंकि अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। साथ ही साथ इधर वाले जो पार्टिकल्स होंगे नोड के दूसरी साइड वाले, वो भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होंगे। सो ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव में काफी डिफरेंसेस होते हैं, और वो डिफरेंसेस पहले आपको समझना होता है, और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी थ्योरेटिकली पूछ लेते हैं। सो दिस पिक्चर इज शोइंग अ स्टेशनरी वेव एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम सारे पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं, और इधर वाले नोड के अगर दूसरी तरफ आएंगे तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन के एक्सट्रीम पोजीशन पर है। इसका मतलब है कि जब फर्स्ट वाले लूप में, इसको आप लूप बोल सकते हो, ये फर्स्ट वाले लूप पे जो पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होते हैं तो उसके एडजेसेंट वाले लूप पर जो पार्टिकल होते हैं वो अपोजिट एक्सट्रीम पर होते हैं। आगे की स्टोरी बनाओगे तो फिर ये ऊपर वाले एक्सट्रीम को दिखा रहे होंगे, तो इस तरह से अल्टरनेट चल रहे होते हैं। फिर जब ये पार्टिकल्स डाउन साइड आएंगे तो एक साथ मीन पोजीशन को क्रॉस करेंगे, ये मीन पोजीशन को क्रॉस करेंगे डाउन साइड जाते हुए, ये मीन पोजीशन को क्रॉस करेंगे अप साइड जाते हुए। तो आप देखोगे कि नोड और नोड के बीच में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब एक साथ एक्सट्रीम पर जाते हैं, एक साथ मीन पर जाते हैं, एक साथ डाउन साइड एक्सट्रीम पर जाएंगे। सो दे आर मूविंग टुगेदर। सो हम लोग बोलते हैं कि दीज पार्टिकल्स आर इन द सेम फेज, दीज पार्टिकल्स आर इन द सेम फेज। तो फर्स्ट लूप के पार्टिकल्स, सेकंड लूप के पार्टिकल्स, दे आर इन द सेम फेज, उनके पास फेज डिफरेंस नहीं है। लेकिन फर्स्ट लूप और सेकंड लूप के पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस है, कितने का? 180 डिग्री का। जब ये अपने एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होते हैं तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम पर होते हैं। सो यहाँ पर जो पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस आएगा वो फेज डिफरेंस या तो 0 रहेगा या फिर पाई रहेगा, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं ले सकता। 0 किसका होगा? सेम नोड सेम लूप के पार्टिकल्स का फेज डिफरेंस 0 रहेगा, और अपोजिट डिफरेंट या एडजेसेंट लूप्स के पार्टिकल्स के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई होगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन काम का है। फेज डिफरेंस जो रहता है दैट इज आइदर 0
और पाई। जीरो किसके बीच में होगा? सेम लूप का। पाई किसका होगा? एडजेसेंट लूप का। दिस इज बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सेम लूप and pi is between particles of different loops। और different का मतलब adjacent वाले से, क्योंकि उसका next वाला जो जाएगा तो next का ये first वाले से, first और third वाले loop जो होंगे वो same phase पर आ जाएंगे फिर से। So between particles of adjacent loops। ये इस पे मैं इतना ज्यादा एलेबरेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो आपकी ट्रैवलिंग वेव होती है उस पे आपने देखा था, ट्रैवलिंग वेव में हर नेबरहुड वाले पार्टिकल का फेज अलग रहता है। तो उस केस की स्टोरी बिल्कुल अलग थी। उसमें फेज डिफरेंस कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, 0 से लेकर के 180 यानी पाई, फिर 0 से पाई के बीच का ही फेज डिफरेंस रहता है। तो वो 0 से लेकर के पाई के सभी पार्टिकल्स को, सभी फेजेस को लेता है डिफरेंस में। यहाँ पर केवल 0 और केवल पाई लेता है। और एक ही साथ एक्सट्रीम पे जाएंगे, ये भी एक्सट्रीम पर जाएगा, एडजेसेंट वाले अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होते हैं। मोर ओवर लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था, क्योंकि सिंस ये नोड पॉइंट है तो ये एनर्जी को ट्रांसमिट होने से प्रिवेंट करता है। सो एनर्जी ऑफ वन लूप रिमेन्स कांस्टेंट। सो जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है। हम लोग एनर्जी का कैलकुलेशन भी कर लेंगे। तो ये फेज डिफरेंस वाला पॉइंट आप याद रख सकते हो। एनर्जी वाला पॉइंट आपको पता चल गया और एक आइडिया लग गया कि ट्रैवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव में डिफरेंसेस क्या चल रहे होते हैं। इक्वेशन सिंस हम लोगों ने अभी बात की इक्वेशन की, तो एक एग्जांपल से इक्वेशन वाली इक्वेशन को डील कर लेते हैं, फिर और डिटेल पे जाएंगे। सपोज कर लीजिए कि आपको ऐसा पिक्चर बना दिया कि स्टैंडिंग वेव का ये पिक्चर दिया गया और उसकी इक्वेशन के लिए आपको कुछ ऑप्शन देगा। सिंस ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ऑप्शंस रहते हैं, तो हम ऑप्शन समझ सकते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है एलिमिनेशन मेथड से और अदरवाइज। ये x इक्वल टू 0 वाली लोकेशन है और ये x इक्वल टू l वाली लोकेशन है। इस तरह का अगर सिचुएशन दिया गया तो क्या हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने नोट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं अपने को? ये L लेंथ का स्ट्रिंग है और ये स्टैंडिंग वेव है। ऐसा बोल रहा है कि स्टैंडिंग वेव इज गिवन टू अस। So how many node points you can see? थ्री आप आंसर दे रहे हो। गुड। अभी आपको उसकी यूटिलिटी भी समझ में आएगी। तो आप बोलोगे ये फिक्स जैसा बिहेव करेगा, नोड पॉइंट है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट 0 दिखाया गया, नोड पॉइंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा, ये भी नोड पॉइंट है। 3 नोड पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं ना। पिक्चर देख करके हम इसकी वेवलेंथ बता सकते हैं, या फिर हमको ये पता हो कितने नोट्स बन रहे हैं तो हम वेवलेंथ बता सकते हैं। हमको पता होता है कि इसके बीच का जो सेपरेशन होता है वो λ/2 होता है। हालांकि वेव दिख रहा है तो वहां से भी हम बोल सकते हैं कि ये पूरा एक वेवलेंथ लिखा हुआ है। अगर इस तरह का पिक्चर नहीं बताया, केवल नोट्स बता देगा, तब भी अपना काम हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो λ/2 प्लस λ/2 है, ये टोटल एल के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो एल के बराबर होनी चाहिए। पॉइंट इसकी, अगर हमको एल पता हो यानी लेंथ पता हो स्ट्रिंग का, और ये पता हो कि कितने नंबर ऑफ नोट्स या एंटी नोट्स बन रहे हैं, तो हम उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करके बता सकते हैं। यहाँ पिक्चर पे क्लियर कट दिख रहा था कि एक वेवलेंथ है, तो इसलिए एल की वैल्यू लेमडा के बराबर भी बोल सकते हो। अच्छा, इसकी इक्वेशन के बारे में आपसे पूछ सकता है कि इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव विल बी, इक्वेशन ऑफ वेव और स्टैंडिंग वेव इज गिवन बाय, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑप्शन जमेगा। ए साइन पाई एक्स बाई एल कॉस ओमेगा टी, बी ए cos pi x by L cos omega t, C A cos 2 pi by L into x sin omega t,
डी ए साइन 2 पाई बाई एल एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। अगर आपको ये फिगर दिया गया और आपसे बोलता है कि एक स्टैंडिंग वेव का फिगर है एंड फाइंड आउट कि इनमें से कौन सी वेव इक्वेशन को इंडिकेट करेगा या रिप्रेजेंट करेगा। सो चार इक्वेशंस दी गई होंगी और ये कंडीशन दिया गया होगा, दोनों को मैच करा करके हम अपने ऑप्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। सो बी सी इस तरह के आंसर सारे। ओके, मेजॉरिटी डी के साथ जा रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि अपने को क्या करना होता है। आप पाओगे बहुत इजी रहेगा, क्योंकि सिचुएशन दी गई होगी, बस उस सिचुएशन से इक्वेशंस को लिंक कर लेंगे। अगर आपसे पूछता है कि ये सभी स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट कर सकता है, यस कर सकता है, क्योंकि वो स्टैंडिंग वेव के फॉर्मेट का है, कुछ कांस्टेंट है। हालांकि यहाँ पर ए लिखा हुआ है, 2a और a वो सब कांस्टेंट है। 2a को आप a लिख सकते हो या कुछ a नॉट लिख सकते हो, चलता है। एक साइन के साथ x वाला आ रहा है, कॉस के साथ t वाला आ रहा है, तो x t वाले दोनों इस तरह से लिखे गए हैं, तो ये सभी स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कौन किस तरह की स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में कौन सी वेव सुटेबल है वो अपने को पता करना होता है। सो इसके लिए जो इक्वेशन आएगी, तो अपने को क्या क्या नोन है यहाँ पर हमको नोन है कि अगर हम x इक्वल टू 0 करते हैं तो जो भी y है ये y इक्वल टू होता है, इक्वेशन का मतलब y इक्वल टू होता है। तो if x becomes 0, y must be 0 irrespective of time. So सभी टाइम के लिए y की वैल्यू 0 हो जाना चाहिए x को 0 रखने पर। ये तो ऑब्वियस पॉइंट हो जा रहा है। और क्या हो रहा है, अगर हम x को l रखते हैं तो y की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम। दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टाइम से इंडिपेंडेंट रहेगा। मोर ओवर जब हम x को l/2 रखेंगे मिड वाला, तब भी y 0 होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम। तो ये थ्री कंडीशंस आपको ऑब्वियसली दिख रही, नोड कंडीशंस हैं बेसिकली। आप एंटी नोड कंडीशन भी लगा सकते हो, ये जो पॉइंट होगा वो एंटी नोड होगा l/4, वहां से भी वेरीफाई हो जाएगा। सो पहले हम नोड को चेक कर लेते हैं, आप उससे पाओगे कि एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शंस। फर्स्ट को देखोगे, फर्स्ट वाली कंडीशन लगाते हैं, x को 0 रखोगे साइन 0 होता है, तो पहला कैंडिडेट रहेगा। फिर फर्स्ट वाले ए ऑप्शन को पहले चेक कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन लगाते हैं, x को l रखते हैं। जैसे ही x को l रखोगे तो l और l कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई बनेगा, तो साइन पाई भी 0 होता है, तो सेकंड कंडीशन को भी फर्स्ट ऑप्शन वैलिड कर रहा है। थर्ड पर आते हैं, x की l/2 रखते हैं। जब x को l/2 रखोगे तो ये पाई/2 हो जाएगा, साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है, तो फिर ये सभी टाइम के लिए 0 नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये थर्ड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बी ऑप्शन पर आते हैं, cos x लिखा हुआ है, x को 0 करोगे तो cos 1 हो जाता है, तो फिर ये 0 नहीं होगा, तो ये पहली कंडीशन पे फेल कर गया। सेकेंड वाला भी पहली कंडीशन पे फेल कर गया, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे y 0 चाहिए था सभी टाइम के लिए, तो ये दोनों फेल हो गए। थर्ड वाले को चेक करते हैं, क्या सभी कंडीशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। करना चाहिए, x को 0 करने पे 0 आ रहा है, यस पहली कंडीशन जस्टिफाइड है। x को l रखने से साइन 2 पाई आ रहा है, 0 हो जाएगा, यस जस्टिफाइड है। l/2 रखने से ये l/2 रखने से आपको l कैंसिल होगा, 2 साइन पाई बचेगा, साइन पाई भी 0 होता है। तीनों कंडीशन आपको जस्टिफाई करता हुआ नजर आ रहा है। और भी जो भी कंडीशन लगाएंगे तो वो जस्टिफाई करेगा। तो पॉइंट इज की सिचुएशन को देख करके हम नोड एंटी नोड को जस्टिफाई करेंगे, कौन कौन से पॉइंट पर है, कैसे कैसे बन रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि साइन आएगा, कॉस आएगा, उसके साथ एक्स का कितना फैक्टर आएगा। टी वाला टर्म इंडिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि वो सभी टाइम के लिए हम लोग देखते हैं, तो या फिर टाइम की कोई इन्फॉर्मेशन देगा तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दैट इज स्टैंडिंग वेव के बारे में। अब आपसे स्टैंडिंग वेव के बारे में एनर्जी एनर्जी पूछ सकते हैं, सो उस एनर्जी को लिख लेते हैं। एनर्जी ऑफ a standing wave। ट्रैवलिंग वेव में हम लोगों ने एनर्जी का फॉर्मूला निकाला हुआ था, लेकिन यहाँ पर उसको नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये स्टैंडिंग वेव थोड़ी सी डिफरेंट है।
तो इसके अकॉर्डिंगली आपने जो लर्न किया है तो इसके कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। अपने को क्या पता चला है, वी हैव कम टू नो दिस कि अगर आपके पास ये मीडियम पार्टिकल्स हैं और आप इनको डिस्टर्ब करते हो तो स्टैंडिंग वेव कुछ ऐसा बनने वाला है। अगर पहला नोट पॉइंट है, सो ये जो पार्टिकल हैं वो कुछ इस तरह से जाते हैं, ये इनके एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड की लोकेशंस को बताया गया है। ये λ/2 होगा नो डाउट, ये लैम्डा होगा नो डाउट। पार्टिकल्स किस तरह से मूव कर रहे हैं वो आपको पता होता है। पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएंगे तो इस तरह से दिखाई देंगे, फिर ये वापस होकर के आएंगे, मीन पोजीशन को क्रॉस करेंगे, साइमल्टेनियसली इस तरह से चल रहे होंगे। ना अगर अपने को एनर्जी निकालना है तो एनर्जी किसका निकालेंगे? हर एक लूप का एनर्जी सेम आएगा क्योंकि सिमेट्रिकल लूप होते हैं, तो किसी एक लूप का एनर्जी निकालते हैं। तो किसी एक लूप का निकालने का मतलब हुआ वी विल कैलकुलेट द एनर्जी बिटवीन 0 टू λ/2 और फ्रॉम λ/2 लैम्डा और फ्रॉम समवेयर टू समवेयर। तो एक लूप के लिए निकालेंगे इसको। स्टैंडिंग वेव को जनरली हम लोग ऐसा दिखाते हैं, डाउन साइड वाला भी लूप दिखाते हैं, सो दैट कि अपने को पता चले कि ये पार्टिकल यहाँ के बीच में ही वाइब्रेट करते हैं। ऐसा अभी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये ऊपर है, बाद में ये नीचे आएंगे, कभी ना कभी मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे होंगे। तो एनर्जी कंटेंट इन अ लूप ऐसा बोल सकते हैं, एनर्जी कंटेंट इन अ लूप। ऊपर और नीचे बनाने से वो लूप जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम लूप देते हैं। लूप का मतलब हुआ दैट इज बिटवीन टू consecutive nodes। अगर उस एनर्जी को हम लोग E लिखते हैं, E फॉर एनर्जी, can we say this energy is going to be equal to maximum kinetic energy of the particle, or we can say this is also going to be energy maximum potential energy of the particles together। तो जब ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होंगे तो उस समय सभी की वेलोसिटी कैसी होगी? जीरो। सो इंटायर एनर्जी विल बी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये पार्टिकल्स सारे के सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पर आ जाएंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। और उस समय उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, दे विल हैव अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी को पकड़ लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो टोटल एनर्जी के बराबर आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि जो E इज इक्वल टू वो काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। और काइनेटिक एनर्जी निकालना अपने लिए आसान होता है, इसलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी को कैच कर लेते हैं। नो फिर उसके लिए क्या करते हैं? वही ओल्ड स्टफ, यहाँ से आप एक्स डिस्टेंस पे आओ और एक छोटा सा dx का एलिमेंट कंसीडर करो, और इस dx पर जो वेलोसिटी आएगी उस वेलोसिटी को पकड़ते हैं और उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो जो डी काइनेटिक एनर्जी आएगी, can we say this is going to be half the mass that is there, the velocity that is there square। मीन पोजीशन पे पकड़ने का फायदा क्या हुआ कि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो कि टोटल एनर्जी को इंडिकेट कर रहा होगा। आप समझते हो? डीएम कैसे लिख सकते हैं? डीएम लिखना आपको आता है, डीएम इज द, ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल का वो स्ट्रेट लाइन पर है, तो आप इसको म्यू डीएक्स लिख सकते हो। यहाँ पर म्यू लीनियर मास डेंसिटी हो जाएगी, या फिर इसको वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी पे लिखना चाहो तो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी पे भी लिख सकते हो। वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी पे क्या लिखोगे? रो इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डीएक्स। ये वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम, एस का इंडिकेट कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसा हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। सो आइदर ऑफ द वे यू कैन राइट इट। मोरओवर v कितना आएगा? कैन वी से ये v मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो ये बनेगा डेल y बाई डेल t और उसकी मैक्स वैल्यू। नाउ y क्या होगा स्टैंडिंग वेव के लिए? इस स्टैंडिंग वेव के लिए y हम लोग ने कुछ ऐसा निकाला, ट्वाइस a sin kx cos ओमेगा t। अगर ये y लिखा हुआ है तो क्या हम डेल y बाई डेल टी कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल y अपॉन डेल टी। और डेल y अपॉन डेल टी की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे सो दैट विल बिकम ट्वाइस a k, इधर आ जाएगा, साइन विल कन्वर्ट इनटू cos kx इनटू cos ओमेगा t और समथिंग लाइक दैट। कैन वी से जो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो ये हो जाएगी। सर यस ओमेगा है सर दर हाँ सर, ओमेगा बाहर आएगा। अच्छा ओमेगा बार आएगा, ओके यू आर राइट, मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया।
यू आर करेक्ट. सो ये बनेगा ट्वाइस ए साइन के एक्स, और टी से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर ओमेगा आएगा, ये बनेगा साइन के एक्स, और ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी, और कुछ माइनस वगैरह भी आ जाएगा. तो आप देखोगे कि ये इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपने को चाहिए, या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऐसा भी लिख सकते थे इसको कि एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वाला एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा. बेसिकली वही आ रहा है, ये एम्पलीट्यूड है और वो ओमेगा है. सो कैन वी से कि जो v की वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी ट्वाइस ए ओमेगा साइन के एक्स. ये किस पार्टिकल की वेलोसिटी है जो x डिस्टेंस पे पार्टिकल पाया जा रहा है, क्योंकि x डिस्टेंस पर ट्वाइस ए साइन के एक्स उसका एम्पलीट्यूड हो जाता है, और ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी अपने को पता चल जाती है. सो ये v मैक्स आ गया. अब आप इसको यहाँ प्लेस कर सकते हो. When you are going to substitute here, you will find कि इसका जो आंसर है कुछ इस तरह से आ जाएगा. डेंसिटी को आप लिख सकते हो रो एस डी एक्स. मैं रो के टर्म में लिख रहा हूँ, आप म्यू के टर्म, म्यू को कभी भी रिप्लेस कर सकते हो. v square means twice a sin kx into omega का स्क्वायर आ जाएगा. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. d काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ. जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो रो आ जाएगा, s आ जाएगा, 4a स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर भी आएगा, एनीथिंग एल्स साइन स्क्वायर आ जाएगा. सो साइन स्क्वायर kx dx आ जाएगा. आप देखोगे ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है ना, वो x के टर्म में, dx के टर्म में. अभी आपने dx लोकेशन पर कितना काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम वो कैलकुलेट कर लिया है. अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से लेकर के लेमडा बाई 2 तक, तो क्या हमारे पास इस लूप पे रहने वाले सारे पार्टिकल्स जो मेन पोजीशन से पास कर रहे हैं उस समय उनकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. आप इसको पोटेंशियल एनर्जी से भी कर सकते हो. एक्सट्रीम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तब भी द सेम सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन आएगा. इसके बाद इसको हम इंटीग्रेट करा देते हैं. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग, और टोटल एनर्जी हम लिख रहे हैं डायरेक्टली, ये काइनेटिक एनर्जी के इंटीग्रेशन से आएगी. इस पे जो कांस्टेंट टर्म्स इनको अलग कर लेते हैं. ये 2 बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा, ओमेगा स्क्वायर बनेगा, क्रॉस सेक्शनल आएगा, डेंसिटी आएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया. बाकी कैलकुलेशन पे आप ध्यान दे दीजिए. ये बनेगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स, एंड लिमिट हैज टू रन फ्रॉम 0 टू लेमडा बाई 2. 0 से लेमडा बाई 2 क्यों? क्योंकि लेमडा बाई 2 तक ही नोड और नोड लाई कर रहे होते हैं, तो एक लूप के पास कितना एनर्जी कंटेंट है वो अपने को पता चल जाएगी. देन आफ्टर साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको करना आता है, तो उसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे. आप क्या कीजिए, इसको हाफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो 2 है वो अंदर चला जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं. तो इस 2 को मैं अंदर रख देता हूँ. 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कॉस के टर्म में ले आएंगे. इंटीग्रेट करने के तरीके जो है, तो अपने पास आ रहा है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डेंसिटी क्रॉस सेक्शनल एरिया, and this can be converted as 1 minus, right, 1 minus cos 2kx, and this integration has to be performed from 0 to lambda by 2. इसको आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हमको याद रख लेना है. डायरेक्टली ये बोल सकते हैं, बट अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो जो फर्स्ट टर्म है वो dx बनेगा, dx बन के lambda by 2 बन जाएगा, माइनस सेकेंड टर्म जो है cos का इंटीग्रेशन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन 2kx डिवाइड बाई x का कोएफिशिएंट विच इज 2k. यहाँ पर आपको लिमिट लगानी पड़ेगी 0 से लेमडा बाई 2. एक बार 0 रखोगे तो साइन 0 0 हो जाता है, चला जाएगा. लेमडा बाई 2 रखोगे, k को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लेमडा. लेमडा बाई 2 रखोगे तो आप देखोगे कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई बचेगा. तो ये जो वैल्यू आ रही है वो 0 हो जाएगी दोनों लिमिट्स के लिए, चेक कर सकते हो. और ऑब्वियसली दिख भी रहा है, 0 पर 0 हो रहा है, लेमडा बाई 2 पर भी 0 हो जा रहा है, क्योंकि वो साइन पाई बन जा रहा है. k को हम 2 पाई बाई लेमडा जानते हैं. सो अपने पास E का एक एक्सप्रेशन आ गया. द एनर्जी कंटेन्ड इन वन लूप इज हाफ बच रहा है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेवलेंथ. आप चाहो तो रो और क्रॉस सेक्शन एरिया को म्यू से भी रिप्लेस कर सकते हो, तो लीनियर डेंसिटी के टर्म में भी आ जाएगा. सो जिस डेंसिटी के टर्म में लिखा हो उसको अकॉर्डिंगली आप ले सकते हो.
नोट कर लीजिए, डेरिवेशन की किसी एक लूप पर कितना एनर्जी एसोसिएटेड है वो अपने को पता चल जा रहा है। अगर हमको एक लूप का एनर्जी पता चल गया तो फिर हम सिंपली ये चेक करेंगे कि इस सिचुएशन पे कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करके बता देंगे। उसके लिए एनर्जी ऑफ वन लूप मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ लूप्स, so that will be the total energy in any standing or stationary wave. Okay, कॉपी कर लीजिएगा। कोई स्टेप री एक्सप्लेन करना हो तो मैं उसको कर सकता हूँ, अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। Sir, can you please show previous Sir. slide 1 second? Previous slide for 1 second. Previous slide has a question. सर हमने Vmax क्यों लिया है? हाँ, Vmax क्यों लिया है ये समझते हैं। यहाँ पर अपने को टोटल एनर्जी निकालनी थी। टोटल एनर्जी जो रहा होगा वो दो फॉर्म में रहा होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सो या तो हम किसी जनरल लोकेशन को पकड़ें, जनरल दैट मीन्स नॉट द एक्सट्रीम पॉइंट। तो जनरल में जब पार्टिकल्स होते हैं ना तो उनका काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होता है, तो उस पर आपको काइनेटिक निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। लेकिन हम जब हम जानते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ एक्सट्रीम पर जाते हैं, एक साथ मीन पर जाते हैं, तो जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो जब एक्सट्रीम पर होंगे तो सारे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होती है। इसका मतलब टोटल जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। So in case you are considering them at extreme location, then you need to find the total energy as potential energy. और जब ये पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से गुजर रहे होंगे तो उस समय उनका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है, क्योंकि एसएचएम में आपने देखा ना, मेन पोजीशन पर आने पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है वही टोटल एनर्जी होती है। सो इसीलिए लिखा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट मेन पोजीशन। और मेन पोजीशन पे वेलोसिटी कैसा चाहिए होता है अपने को? मैक्स चाहिए होता है, और मैक्स वेलोसिटी होता है ए एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा। सो एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा निकाला, एम्पलीट्यूड हमको यहाँ से पता था, दिस इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया या डिफरेंशिएट कर दिया जैसे भी आप समझे, तो वी निकल कर आया। फिर उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर थोड़ी सी मैथमेटिक्स थी, इंटीग्रेशन था, उसको सॉल्व किया, आपको एक आंसर आ गया। फाइन, अगर आपको क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्टेशनरी वेव को स्ट्रिंग के केस में डिटेल पे देखेंगे कि वो किस तरह से कौन कौन से मोड पे वाइब्रेट करता है, जिस पे जनरल इक्वेशंस आते रहता है। सो कुछ ऐसे हेडिंग डाल सकते हैं, स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रिंग। जनरली आपको ऐसा बोलेगा कि आपके पास जो स्ट्रिंग है ना, उसको क्लैंप कर दिया है दो एंड पॉइंट्स पर। शॉर्ट में अभी आपने जो समझा बस उसी का यूज करने जा रहे हैं। दो एंड पॉइंट पर क्लैंप कर दिया और इसकी लेंथ एल है, ये आपको बता के देगा। एल लेंथ का यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है जिसको दो एंड पॉइंट पर क्लेम किया गया है। यूनिफॉर्म होगा तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो वेलोसिटी के बारे में बात कर लेंगे। तो मैं छोटा एक लाइन जरूर लिख देता हूँ कि यूनिफॉर्म स्ट्रिंग of length L is fixed or clamped fixed at its two ends. फिर इसके बाद आप क्या करते हो, फिक्स करने के बाद फिंगर से या किसी और तरीके से इस पे एक जर्क दे देते हो, इसको डिस्टर्ब कर देते हो, पुश कर देते हो बीच में कहीं। पुश करोगे तो आप देखो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, तो होगा कि इस पे वाइब्रेशन चलना स्टार्ट होगा। फिर वाइब्रेशन ये फिक्स्ड एंड पे जाएगा, फिर फिक्स्ड एंड पे रिफ्लेक्ट होगा। आप जानते हो रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो रिफ्लेक्टेड वेव्स होती है वो आइडेंटिकल होती है इन बहुत सारे सेंस में, यानी एम्पलीट्यूड सेम रहता है एंड देन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इक्वल रहती है। अपोजिट डायरेक्शन में आएगा रिफ्लेक्शन होने के बाद, तो दोनों वेव यहाँ पे मिल जाएंगे। मिलने के बाद यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बना रहे होंगे, तो वही स्टैंडिंग वेव को हमने पढ़ना है कि स्ट्रिंग में किस तरह से और किस किस फॉर्म में बनता है। सिंस ये यूनिफॉर्म है स्ट्रिंग, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वेव वेलोसिटी आएगी अंडर रूट टी बाई म्यू, जहाँ पर म्यू इसका मास पर यूनिट लेंथ होगा, वो आपको पता रहेगा। टी
टी के लिए आप इसको टाइट करके रखते हो, जब आपने इसको क्लैम्प किया था तो टाइट करते हो। जैसे अब मैंने एग्जांपल दिया था गिटार का लास्ट डे, तो आप देखते हो गिटार में जो गिटार प्लेयर होता है वो उसको प्ले करने से पहले क्या करता है, कुछ बटन्स को, नट्स को टाइट कर रहा होता है। बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो वायर को अपने अकॉर्डिंगली, कि उसको कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग टेंशन दे रहा होता है। सो वो वेलोसिटी को बेसिकली डिसाइड कर रहा होता है, क्योंकि म्यू जो है ना वो तो वायर से डिसाइड हो गया, क्योंकि वायर की प्रॉपर्टी है। तो हर बार हम गिटार में वायर नहीं चेंज करेंगे। अगर हमको वेलोसिटी चेंज करना है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, टेंशन को चेंज करके। टेंशन के लिए फिर वो क्लैंप वाले फोर्सेस पर यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट बनाते हैं जिससे इसको टाइट और लूज किया जा सकता है। ज्यादा टाइट करेंगे टेंशन बढ़ जाएगा, कम टाइट करेंगे टेंशन कम होगा, अकॉर्डिंगली उसकी वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। तो वेलोसिटी चेंज करने का अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं इजिली। तो वेलोसिटी अपने को यहाँ से पता चल गया। अब जब ये वाइब्रेट करेगा स्ट्रिंग, तो इसके वाइब्रेशन के कई सारे मोड्स होते हैं। सो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हम लोग देखने वाले हैं। पहला जो मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड, तो ये फंडामेंटल मोड पे वाइब्रेट करेगा। इसी को हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। सो ये फंडामेंटल हो या फर्स्ट हार्मोनिक हो, उस केस में आप पाओगे कि केवल अपने पास दो नोट्स होंगे। कौन से नोट्स? एक जो ये तो क्लैम्प वाला पहला नोट्स तो नोट रहेगा, क्योंकि ये पार्टिकल फिक्स किया गया है तो ये अपना एम्पलीट्यूड 0 रखेगा, ये वाइब्रेट नहीं कर सकता है। और ये भी जो फिक्स्ड है वो नोट रहेगा। तो अपने पास एक रूल भी बन गया, जो भी फिक्स्ड पॉइंट्स होंगे दे विल बिहेव लाइक अ नोड इन अ स्ट्रिंग। सो ये दो नोड हो गए। अगर हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास केवल यही दो नोड रहने चाहिए और कोई नोड नहीं बनना चाहिए। दैट्स द सिंपलेस्ट फॉर्मेट। सो दैट मीन्स इस तरह का अगर वाइब्रेशन चल रहा है, सिंगल लूप बन रही है, सो दिस विल बी नोन एज फंडामेंटल मोड। स्टैंडिंग वेव आपको ऐसा नजर आएगा। तो इस केस में क्या हम लोग बता सकते हैं कि कितना फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी बाई वेवलेंथ। वेलोसिटी चेंज करना, कैलकुलेट करना दोनों अपने हाथ में है। और अगर हमको वेवलेंथ पता चल गया तो हम फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी से फंडामेंटल मोड वाइब्रेट कर रहा है। और फ्रीक्वेंसी जो होता है साउंड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो साउंड की पिच को डिसाइड करता है। हम लोग अभी और उसके बारे में भी देखेंगे। अच्छा, वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक नोड और एक नोड के बीच का गैप हमको पता है। सो हमको पता है कि लेमडा बाई 2 की वैल्यू एल के बराबर होने वाली है, यानी वेवलेंथ की वैल्यू ट्वाइस एल है। सो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल मोड की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो आएगी v डिवाइड बाई 2l। सो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे बोलेगा कि एक स्ट्रिंग है जो कि अपने फंडामेंटल मोड पर या फर्स्ट हार्मोनिक पर वाइब्रेट कर रही है, बताइए उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे और उसके लिए फिर वो टेंशन ऑफ म्यू दे करके आपसे v कैलकुलेट करवा लेगा, और लेंथ दे करके आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। अगर लेंथ दिया हो तो फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी अपने को पता चल जाती है। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है ना। इस तरह से ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, फंडामेंटल मोड है। इसके बाद आप पाओगे कि इसके बियॉन्ड जाएंगे, सेकेंड हार्मोनिक आएगा, थर्ड हार्मोनिक आएगा, फोर्थ हार्मोनिक आएगा, और nth हार्मोनिक तक आप उसको वाइब्रेट करा सकते हो सेम स्ट्रिंग को। आप इसको कॉपी कर लीजिए अगर फंडामेंटल आपको समझेगा। तो इसका जो आगे आने वाला है सेकेंड, थर्ड और nth हार्मोनिक, वो भी आपको इजिली समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ करके इसका नेक्स्ट वाला हार्मोनिक देख लेते हैं, सेकेंड। तो दूसरा है सेकेंड हार्मोनिक। इसमें कुछ नॉमेनक्लेचर चलती है। इस सेकेंड हार्मोनिक को हम लोग फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं। सो सेकेंड हार्मोनिक is also known as first overtone. Yeah, here is a previous slide. You can copy it, understand it, then we can go for the second harmonic.
ओके, अगर आपने नोट कर लिया है सो कम टू द नेक्स्ट थिंग। अभी भी आपके पास सेम स्ट्रिंग है और ये 2 पॉइंट्स पे क्लैंप पे इसकी लेंथ एल है, ये सब आपको दिया गया है एंड यू कैन आइडेंटिफाई कि ये नोड है, दैट्स द सिंपलेस्ट वे। और सिंपलेस्ट वे पे देखा कि इसके बाद ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो ये स्टैंडिंग वेव का जो फंडामेंटल मोड था। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे कि एक और नोड को क्रिएट करेंगे, सो दैट विल बी अनदर नोड इन बिटवीन। सो अगर एक बीच में नोड बनेगा तो उसको बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक आया। तो आपको वेव कैसे नजर आएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा और इस तरह से 2 लूप में ये वाइब्रेट कर रहा होगा। सो दिस इज नोन एज सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। इसके लिए क्या होगी वेलोसिटी, अगेन फ्रीक्वेंसी अपने को चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम बोलेंगे वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ। वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली हम लोगों ने √T/μ से, वेवलेंथ चाहिए तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि λ/2 करके, यानी λ/2 × 2 इज इक्वल टू L। सिंस ये अपने को पता है तो लेमडा की वैल्यू L के इक्वल आ गई। सो ये जो सेकंड हार्मोनिक है यानी फर्स्ट ओवरटोन है, उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो V/L के बराबर हो जाती है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F इज इक्वल टू 2V/2L। अब V/L लिखोगे चलेगा, 2V/2L लिख लोगे तब भी चलेगा। 2V/2L लिखने का पर्पस क्या, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था जो फंडामेंटल केस के लिए आया था V/2L आया था, तो उसके डिनोमिनेटर में 2L था, इसलिए इस 2L को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आप देखोगे वो 3V/2L आएगा, 4V/2L आएगा, तो 2L अगर आप नीचे रखते हो तो ऊपर 1 2 3 4 5 के फैक्टर्स आते रहते हैं। सो सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन विल बी दिस। सर ओवरटोन की डेफिनेशन क्या है प्रॉपर? ये नॉमेनक्लेचर है, लाइक कि जैसे ये फंडामेंटल केस था ना, तो ये तो फंडामेंटल नाम से समझ में आता है कि बेसिक है, और ये हार्मोनिसिटी होती है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये बता रहा होता है कि कौन से मोड पर वाइब्रेट कर रहा है। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक यहाँ से चलते हैं। ओवरटोन ये हार्मोनिक से एक बैक साइड से उसको डिफाइन किया जाता है। सो आप ये समझ रहे दिस इज अ नॉमेनक्लेचर कि वो अगर ओवरटोन बोलेगा तो अपने को समझना है कि ये किस हार्मोनिक की बात कर रहा है और किस तरह कहाँ पर नोट्स लगे हुए हैं। अगर ओवरटोन वर्ड नहीं यूज करेगा, हार्मोनिक भी यूज करेगा, तब भी अपना काम चलता है। सो ये म्यूजिक से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, नॉमेनक्लेचर है, जिसका मतलब जब डीपर आप जाओगे तो उनका यूज आता है और उनमें डिफरेंशिएट करते हैं। अपने लिए सिंपली वो नॉमेनक्लेचर है कि ये फर्स्ट ओवरटोन का मीनिंग क्या है, कितने नोट्स बन रहे हैं, कितना वेवलेंथ आएगा। ओवरटोन वेवलेंथ से कनेक्टेड है। कॉपी कर लिया होगा तो मैं आपको थर्ड और हायर लेवल के बारे में बता देता। म्यूजिकल टोन्स हैं और म्यूजिक में जब आप जाओगे डिटेल में तो उसके बारे में बताया जाएगा। अपने लिए फिजिक्स में वो म्यूजिक वाली चीजें बिल्कुल नहीं पूछेगा, उसका सिंपली ये मतलब रहेगा कि अगर उसने फर्स्ट ओवरटोन बोला तो क्या आप कनेक्ट कर सकते हो कि हाउ द स्ट्रिंग इज गोइंग टू लुक लाइक, दैट मींस हाउ मेनी लूप्स आर गोइंग टू बी देयर एंड हाउ मच द वेवलेंथ विल बी if length is given to us, how much the frequency will be after calculating the velocity. इसके बाद आप जाओ लिख सकते हो ये थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। सो इन केस हम लोग थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन पर हैं, देन सिचुएशन कैसी दिखेगी और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। In this case, you need to have two nodes in between, और आप जानते हो वो इक्वली सेपरेटेड होते हैं तो सिमेट्रिकल बनेगा। 2 नोड्स आएंगे तो किस तरह से दिखेगा, वेव कुछ ऐसा जाएगा। लास्ट वाला नोड होना है, फर्स्ट वाला नोड होना है, ये कंपलसरी है। बीच में नोड्स कितने आएंगे उसके अकॉर्डिंग उसका नमन चलता रहेगा।
नो यहाँ पर वेवलेंथ के बारे में क्या बोलने का, ये लेमडा बाई टू, ये लेमडा बाई टू, ये लेमडा बाई टू, हर लूप का लेमडा बाई टू है, तो 3 टाइम्स लेमडा बाई टू इज इक्वल टू 12 दिस एल टोटल लेंथ के बराबर हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 12/3. बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, क्या बोलेगा कि एक स्ट्रिंग है वो सेकंड ओवरटोन में वाइब्रेट कर रही है, उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है या कुछ नंबर दे दिया, आपसे पूछे बताइए वेवलेंथ कितनी होगी. सो अपने को पता होना चाहिए वेवलेंथ इज गोइंग टू बी 12/3. वो कैसे पता चलेगा, इफ यू नो द ओवरटोन यू कैन ड्रॉ इट इमीडिएटली. वंस यू कैन ड्रॉ इट यू कैन रिलेट कि कितना वेवलेंथ आएगा और लेंथ में क्या रिलेशन है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा. फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी के बारे में आप बोलोगे v डिवाइड बाय वेवलेंथ, सो दिस कन्वर्ट्स इनटू f इज इक्वल टू 3v/12. अब तक आपको सीक्वेंस समझ में आ गया. फंडामेंटल वाज v/12, सेकंड केस और सेकंड हार्मोनिक वाज 2v/12, दिस इज 3v/12. नाउ यू कैन थिंक ऑफ कि अगर हम लोग नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे तो क्या आने वाला है, उसके नेक्स्ट पे जाएंगे तो क्या आने वाला है. तो क्या हम फोर्थ हार्मोनिक के बारे में बात कर सकते हैं, फोर्थ हार्मोनिक और थर्ड ओवरटोन. हाउ मच द फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी, डायरेक्टली आप लिख सकते हो f शुड बी इक्वल टू, उसके लिए एक लूप और बढ़ जाएगा, एक लूप बढ़ जाएगा तो फिर ये 3 की जगह 4 हो जाएगा. सो आप पिक्चर से भी कनेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो. यस, तो ये बनेगा 4v/12. और अब आपको ये सीक्वेंस क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया. अब आप इसको एलोंगेट कर सकते हो. फिफ्थ हार्मोनिक के लिए 5v/12, सिक्स के लिए, सेवेंथ के लिए, एट्थ के लिए, नाइन्थ के लिए, nth के लिए बता सकते हो, और पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो. सो बेसिकली जो यहाँ पर फैक्टर आता है वो नंबर ऑफ लूप्स के बारे में बता रहा होता है, कितने लूप्स बन रहे हैं. और जो भी यहाँ पे नंबर आ रहा होगा वही हार्मोनिक होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. और जो भी यहाँ पर नंबर आ रहा होगा उससे एक कम पर ओवरटोन चल रहा होगा, क्योंकि ओवरटोन एक स्टेज बाद, फंडामेंटल के बाद से स्टार्ट किया जाता है. इस तरह से नॉमेनक्लेचर दिया जाता है उसका. इसी को अगर हम लोग इलोंगेट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो हम लोग कैसा बोल सकते हैं, nth हार्मोनिक और n-1th ओवरटोन. इसके लिए सिचुएशन क्या रहेगी, कैन वी राइट कि इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो nv/12 के बराबर हो जाएगी. बस सिंपल है. सो अगर कभी आपको nth हार्मोनिक बोला जाए या n-1th ओवरटोन बोला जाए तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो और अपना आंसर दे सकते हो. ये जो n होगा वो हार्मोनिक को बोलेगा, और अगर यहाँ पर n पता है तो ये n-1 बोलेंगे ओवरटोन. ये जरूर वो एग्जाम में क्या करता है, बेसिकली ओवरटोन वर्ड यूज करता है, सो दैट यू कैन कनेक्ट इट कि लाइक ये n था तो n हार्मोनिक है, ओवरटोन कम चलता है तो n-1 होगा. अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और स्ट्रिंग का वो केस दे सकते हैं जिसमें एक दूसरा एंड ओपन हो. स्ट्रिंग with one end open और फ्री. जनरली आपको दोनों को क्लैंप करके देगा. अगर उसने फ्री कर दिया तो फिर क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं. तो अगर उसने ऐसा बोला कि यहाँ पर आपने एक क्लैंप किया हुआ एक स्ट्रिंग है, उसके बाद यहाँ पे इस पे रिंग लगा दिया है और किसी ये रॉड के थ्रू इसको रिंग को हेल्ड कर रखा है और ये टाइट कंडीशन पे है, ऐसा हम लोग टाइट कंडीशन में बता सकते हैं. तो हम लोग जानते हैं कि ये फ्री एंड है, सॉरी ये फिक्स्ड एंड है और ये आपका फ्री एंड हो जाएगा. तो दोनों में डिफरेंस आता है. अपने को क्या पता है, जो फिक्स्ड एंड होता है वो हमेशा नोड बनता है. सो फिक्स्ड एंड इज अ नोड पॉइंट इन केस ऑफ स्ट्रिंग. सिंपल रीजन, क्योंकि वो फिक्स्ड है, दैट मींस इट कांट मूव, दैट मींस इट्स एम्पलीट्यूड हैज टू बी 0. जो फ्री एंड होता है दिस कैन मूव, सो फ्री एंड विल बिहेव लाइक एंटी नोड.
सो ये पॉइंट आपको याद रहेगा तो आप इसके भी हार्मोनिसिटी को कैलकुलेट कर पाओगे. फिक्स्ड एंड इज अ नोड, फ्री एंड इज एन एंटी नोड. सो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे रहेगा. अब इसका अगर आपको फंडामेंटल केस देखना है तो केस का फंडामेंटल केस कुछ ऐसा बनेगा. क्योंकि इसको एंटी नोड बनना है. सो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाएगा. तो इसके फंडामेंटल, मोड और फर्स्ट हार्मोनिक. अगर आपको इसके बैक इससे पहले वाला समझ में आया है तो क्या आप इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बता देते हैं वेलोसिटी के टर्म में और वेवलेंथ के टर्म में. ये लेंथ आपको एल दिया गया, ट्राई कीजिए. सर सर ओके, सभी ने v/4l का आंसर दिया हुआ है. तो यस, वी कैन से कि ये v/ लेमडा हो जाएगा. बस अपने को लेमडा कैलकुलेट करना है. एक बार लेमडा समझ में आया तो काम हो जाएगा. जस्ट 1 मिनट. ओके, सो लेट मी सॉल्व इट. ये जो होगा नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन कितना होता है वो आपको पता होता है. सो दैट इज λ/4. λ/4 इज इक्वल टू l. सो l विल लैम्डा बिकम 4l. सो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है वो v/4l के बराबर आ जाती है. अब ये जो 2-4 का डिफरेंस आ रहा है उसका ख्याल रखना है. इन केस ऑफ बोथ एंड्स आर क्लैम्प्ड तो आप पाओगे कि v/2l आता है. एक फ्री है तो v/4l फंडामेंटल आता है. इसके फंडामेंटल के बाद इस पे भी इस तरह से नॉमेनक्लेचर बनता है. इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे. नेक्स्ट आएगा आपका थर्ड हार्मोनिक. सो this will be third harmonic or first overtone. इसका मीनिंग ये हुआ कि आप अपने एक और नोड बीच में बनाना है. दैट्स ऑल. सो सिचुएशन कुछ ऐसा होगा. ये क्लैंप था और यहाँ पर सेकंड हार्मोनिक नहीं होगा. अगेन ये इसका इस तरह से नॉमेनक्लेचर दिया जाता है सो दैट कि हम इसको इजीली लिंक कर सके फॉर्मूला से. अभी आप देखोगे इसका एक्सप्रेशन आएगा तो जस्टिफाइड लगेगा आपको. ये नोड पॉइंट है, ये एंटी नोड बनना है. एक नोड आप बीच में और दे देंगे तो उस समय ये कुछ ऐसा नजर आएगा. अगर आपको इसको एंटी नोड बनाना है तो डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे तो इसको यहां से ले जा करके ऐसे बना सकते हैं. नेक्स्ट लेवल केस पर इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर गोइंग समवेयर देयर. थोड़ा सा और प्रॉपर बनाते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा. और इसके लिए लेंथ और वेवलेंथ का रिलेशन निकालते हैं. अगर ये L है कैन वी से कि इसका जो सेपरेशन आने वाला है वो N और
ये एंटी नोड के लिखना होगा। इनफैक्ट एक और एंटी नोड यहाँ पर आया होगा। सो अपने पास नोड और एंटी नोड के बीच का लेमडा बाई 4 होता है, ये लेमडा बाई 4 होगा और ये भी लेमडा बाई 4 होगा। सो कैन वी से कि यहाँ पर जो अपने पास रिलेशन आने वाला है वो ये आने वाला है 3 lambda by 4 is equal to L. So what is lambda? It is 4L by 3. So how much the frequency is going to be? Frequency is going to be equal to 3V by 4L. Now थर्ड हार्मोनिक इसको क्यों दिया गया, उसके पीछे लॉजिक ये है, वो आपको भी समझ में आ जाएगा। ये 1V by 4L था और यहाँ पर 2V by 4L नहीं आता है। जैसे कि आपने देखा था उस पर 1 2 3 4 5 आ रहा था दोनों फिक्स केस के लिए, तो 1 2 3 4 5 के फैक्टर्स आ रहे थे तो हार्मोनिक 1 2 3 4 के नाम से चल रहा था। यहाँ पर 1 into V by 4L आ रहा है तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये 3 into V by 4L आ रहा है इसलिए इसको थर्ड हार्मोनिक नाम देते हैं। आप अगर जब नेक्स्ट कैलकुलेट करोगे सो नेक्स्ट आएगा आपका 5V by 4L, सो दैट विल बी टर्म्ड एज अ फिफ्थ हार्मोनिक। सो पॉइंट इज की जो फंडामेंटल है उसके कितने मल्टीपल में जा रहा होता है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जो मल्टीपल्स होते हैं उनको हार्मोनिक कहते हैं। तो अगर 3 का मल्टीपल है सो दैट इज थर्ड हार्मोनिक, n का मल्टीपल है दैट इज nth हार्मोनिक, और इसको ओवरटोन बोलेंगे सो दैट इज नोन एज फर्स्ट ओवरटोन। सो हार्मोनिसिटी का जो नॉमेनक्लेचर है दैट गोज विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल टर्म्स में। सो आपसे पूछ सकता है कि क्या है इस केस के बताइए कौन कौन से हार्मोनिसिटी चलते हैं, तो आप बोलोगे हार्मोनिसिटी ऑड नंबर पे चलती है। फर्स्ट हार्मोनिक आएगा, देन थर्ड आएगा, देन फिफ्थ आएगा, देन सेवेंथ आएगा, देन नाइन्थ आएगा। इवन हार्मोनिसिटी नहीं मिलती है क्योंकि इवन फैक्टर नहीं आता है, 2V by 4L मिसिंग है। सर यस सर तो मतलब कभी फ्रीक्वेंसी 2V by 4L होगी ही नहीं? इस केस पे नहीं होगी, आप देखोगे क्योंकि ये जो फ्री एंड है वो एंटी नोड 1 है। आपने पहला केस देखा, उसके नेक्स्ट वाला केस देखा, उसके फर्दर नेक्स्ट को आप ड्रॉ कर सकते हो। So, यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो 2 लेमडा बाई 4 नहीं मिलेगा आपको, मिल ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एक लूप मिलेगी तो ये लेमडा बाई 2 होगा, फिर लेमडा बाई 4 उसके साथ आएगा। तो वो इस फॉर्मेट पे जाएगा जिस फॉर्मेट पे आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपने लिखा कैन यू प्लीज वंस एक्सप्लेन हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एंटी नोड। हाँ, ये मैं बता दूं, आप एक रूल समझ याद रखिए, फिक्स पॉइंट इज अ नोड बिकॉज इट्स अ फिक्स, इट कांट मूव। फ्री एंड इज एन एंटी नोड। सो ये दो एक्सट्रीम कंडीशन आपको पता है, इन्हीं दो एक्सट्रीम कंडीशन को आपको मेंटेन रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट बन सकता है वो आपको बताना है। तो नेक्स्ट क्या बना सकते हो, नेक्स्ट आप लूप बना सकते हो, उन लूप्स को आगे आगे बढ़ाना है। तो इससे अगर आपको फंडामेंटल देखना है, आपको एक नोड बनाना है और एक एंटी नोड बनाना है, तो इजीएस्ट होगा कि नोड के बाद उसी को सक्सेसिव एंटी नोड बना दो, नेक्स्ट वाला एंटी नोड बना दो। तो ये फंडामेंटल हो गया। अब आपको क्या करना है, नोड बनाना है और एक एंटी नोड बनाना है, ये आपका फिक्स्ड है। और आप इस लेवल से ऊपर उठना चाहते हो, एक स्टेप आगे जाना चाहते हो, तो आप नोड से चलोगे तो पहला एंटी नोड बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर नोड बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर एंटी नोड बनेगा। अब इसी एंटी नोड को यहाँ पे ले आओ, इसका मतलब है ये नेक्स्ट लेवल हुआ। आगे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले नोड बनाएंगे, फिर एंटी नोड बनाएंगे, फिर नोड बनाएंगे, फिर एंटी नोड बनाएंगे। तो यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद फिर एक नोड बनाएंगे, फिर जो एंटी नोड आएगा ये नेक्स्ट केस हो जाएगा। तो आप देखोगे लेमडा बाई 4, 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 कितने लेमडा बाई 4 हो गए, 5। तो आएगा 5 लेमडा बाई 4 इक्वल टू L। सो दैट विल बी द नेक्स्ट लेवल। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट, अब इसी को आगे बढ़ो, पहले नोड रखना है, लास्ट में एंटी नोड रखना है, इसी सीक्वेंस को बढ़ाते जाना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ये फ्री एंड है, ये फिक्स्ड एंड है। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है वो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको फॉलो करना है, फिगर को उसके साथ साथ समझना है, आपको समझ में आ जाएगा। फोर्थ भी नहीं होगा क्या, आप चेक कर सकते हो क्या फोर्थ आएगा। आप देखेंगे, अगला केस देख लेंगे, अभी मैंने बताया 5 आया था, फोर्थ मिसिंग था। और फिर आपने कहा हार्मोनिक्स के बीच का कोई इंटरमीडिएट हो सकता है क्या, नहीं, हार्मोनिक्स के बीच का इंटरमीडिएट नहीं। अगर इसको देखोगे ना तो हार्मोनिक्स जो है वो फंडामेंटल के फैक्टर्स पे चल रहा होता है, उसके बीच पे नहीं आएगा कोई। फर्स्ट हार्मोनिक आया, इसके बाद जो आ रहा है वो नेक्स्ट हार्मोनिक आ रहा है, तो जो नेक्स्ट आ रहा है उसी को हम हार्मोनिक नाम दे रहे हैं।
तो पॉइंट है कि जब एक फ्री एंड होता है, एक फिक्स्ड एंड होता है, तो जो हार्मोनिसिटी आती है वो ऑड नंबर पे आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नाम पहले दे रहा हूं मैं, बाद में जस्टिफाई हो जाएगा। नाम उसका रहेगा जो है, नेम इज लाइक फिफ्थ हार्मोनिक। फिफ्थ हार्मोनिक क्यों देंगे? क्योंकि 5 का फैक्टर आने वाला है, लेकिन इसको सेकंड ओवरटोन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो ओवरटोन चलेगा वो सीक्वेंस पे चलेगा। So this was first overtone, this is a second overtone, लेकिन हार्मोनिसिटी में ये फिफ्थ जाएगा क्योंकि फैक्टर वो फिफ्थ का आने वाला है। कैसे आएगा? फिगर बनाता हूं मैं, अब वॉच कीजिए। ये फिक्स्ड एंड है और यहाँ पर कहीं फ्री एंड है। आपको फ्री एंड को एंटी नोट देना है और फिक्स को नोट देना है, ये कंफर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? कैन वी प्लॉट लाइक दिस, कि अगर हमको प्लॉट करना होगा तो पहले हम नोट से एंटी नोट होते हुए एक नोट जाएंगे, फिर उस नोट से एंटी नोट होते हुए नोट जाएंगे, फिर फाइनली इसको एंटी नोट बोल देंगे। सो अपने पास क्या क्या मिल रहा है? एंटी नोट मिल रहा है, फिर एक नोड मिल रहा है, फिर एक एंटी नोड मिल रहा है, नोड मिल रहा है, फिर ये एंटी नोड हो गया जाकर के। सो आप देखोगे कि जब एक फ्री एंड होता है तो हम एक नोड को ही इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, नोड के साथ एक एंटी नोड, यानी कि एक पूरा लूप को इंट्रोड्यूस करते हैं। और क्योंकि अपने को बाउंड्री कंडीशन पता है ना क्या करना है। इसके बाद आप देखोगे कि अगर ये लेंथ एल है, सो ये लेमडा बाई 4 हो जाएगी, 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 ये लेमडा बाई 4 हो जाएगी। कितने लेमडा बाई 4 आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। या फिर आप जैसे भी अकाउंट करो, एक वेव लेंथ हो गया और लेमडा बाई 4 हो गया, तो लेमडा प्लस लेमडा बाई 4 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो एल आ रहा है वो लेमडा प्लस लेमडा बाई 4 या फिर 5 लेमडा बाई 4 आ रहा है, यानी लेमडा की जो वैल्यू है वो 4 L बाई 5 आ जा रही है। सो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जा रही है? कैन वी से फ्रीक्वेंसी के मतलब सॉरी, वी बाई लेमडा लिखेंगे। यस, लेमडा की वैल्यू प्लेस कर दीजिए, तो एफ इज कमिंग एज 5 वी बाई 4 एल। वी बाई 4 एल फंडामेंटल है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 5 टाइम्स आ रहा है। व्हाट हैपेंस? तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? फिफ्थ हार्मोनिक। सो हार्मोनिक, हार्मोनिक बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन पे दिया गया है। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल होता है दैट इज हार्मोनिक। और आप जानते हो कि एक फ्री एंड है, आप देख रहे हो एक फ्री एंड जो है उस केस में ऑड नंबर्स आ रहे हैं, 1 आया, 3 आया, 5 आया, इसलिए इसको फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक दिया जा रहा है। और ओवरटोन एक बात से स्टार्ट हुआ तो इसको फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन दिया जा रहा है। क्या इस तरह से हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट कौन सा आने वाला है? क्या नेक्स्ट सिक्स्थ हार्मोनिक आएगा या सेवेंथ हार्मोनिक आएगा? तो आप पाओगे कि सिक्स्थ नहीं आ सकता है, तो सेवेंथ आएगा। इस तो अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो फिर जमता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग nth हार्मोनिक के बारे में बात करें तो क्या बता सकते हो nth हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या बनेगा? nth हार्मोनिक, कैन यू आंसर दिस? What will be the formula of nth harmonic? F nth. ओके, बहुत सिंपल है। जब हम लोगों ने बात की है, जो भी हार्मोनिक होता है वही फैक्टर मल्टीप्लाई होता है। तो अगर हम nth हार्मोनिक बोल रहे हैं तो अपने को बोलना होगा ये n v बाई 4l, ये आएगा। लेकिन एक कंडीशन जरूर बोल दीजिए कि n मस्ट बी ऑड। अगर आप nth हार्मोनिक की बात कर रहे हो तो n को ऑड नंबर होना गारंटेड है, और उस ऑड इंटीजर के लिए ये nv बाई 4l होगा। n कैन नॉट बी इवन इफ समबडी इज आस्किंग अबाउट nth हार्मोनिक, और फॉर्मूला बनेगा nv बाई 4l। यस, nv बाई 4l। सो जो भी हार्मोनिक होगा वही यहाँ पर आता है। ओवरटोन अगर बोलेगा nth ओवरटोन है तो बताइए क्या होगा? सो अगर हमारा केस nth ओवरटोन के लिए बोलता
So second overtone मतलब fifth harmonic. You can connect it. First मतलब third. That's how it's going. Yes, तो ये बनेगा 2n plus 1 v by 4l. अब यहाँ पर n आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है. n can be any integer. any integer का मतलब जीरो के आगे वाली बात है. फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो n can be 1 2 3 4 5 इस तरह का नंबर. अब इसको चेक कर लोगे, n को 1 रखोगे तो फर्स्ट ओवरटोन आएगा. फर्स्ट ओवरटोन का मतलब 3v/4l थर्ड हार्मोनिक हो जाएगा. 2 रख लेने से आपको 5v/4l आ जाएगा जो कि फिफ्थ हार्मोनिक हो जाएगा. नेक्स्ट रखने से नेक्स्ट आ जाएगा. सो लैंग्वेज पे अपने को बहुत केयरफुल रहना है कि उसने ओवरटोन बोला है तो क्या करेंगे, हार्मोनिक बोला है तो क्या करेंगे, कौन से हार्मोनिक्स अलाउड है, ऑड नंबर के अलाउड है. केस केस में जब एक फिक्स्ड एक फ्री एंड होता है एंड दोनों फिक्स होते हैं तो उससे पहले आपने देखा है कि वो सारे लेता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेता है और ओवरटोन उसके पीछे चल रहा होता है. जानता है. थोड़े से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, टर्म्स हैं, तो इसको आपको केयरफुली समझना है. 2n plus 1 v/4l is the correct one. जहाँ पर n is nth ओवरटोन और हार्मोनिक बोलेगा तो फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं. अच्छा, ये जो nth ओवरटोन है ये कौन सा हार्मोनिक होगा? क्या ये 2n plus 1th हार्मोनिक हो जाएगा? यस, 2n plus 1th हार्मोनिक हो जाएगा. ओके, सो काफी टाइम हम लोगों ने दे लिया. और अगर आपको ये दोनों समझ में आ गए तो साउंड वेव में जो ऑर्गन पाइप है वो भी आपको समझ में आ जाएगा. एग्जैक्टली इसी का कॉपी है. वायर को बस हम एक पाइप से रिप्लेस कर देते हैं. तो अभी तक हम लोगों ने वेव्स के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा है. अब इसी का हम लोग यूज करेंगे साउंड वेव के लिए. तो हम लोग साउंड वेव की तरफ चलते हैं. इस पे कोई कंसर्न डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हो. अदरवाइज हम लोग साउंड वेव के बारे में बात करते हैं. यस. So these nodes and antinodes are present only in idealistic situations or in practical life also? Now whatever we are studying, like they are related to the practical life. They are there. In fact, in fact you can experience this. अगर आप म्यूजिक लर्न करते हो, आप में से कई लोग हो सकते हैं इंटरेस्टेड हो म्यूजिक लर्न करने में, तो आप देखोगे कि उसमें आपको सिखाते हैं ना कि नोड और एंटी नोड कैसे बनाना होता है. उस पर अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिया था गिटार का, उसी को अगर एलेबोरेट करें तो होता क्या है, गिटारिस्ट क्या करता है या फिर जो भी वायर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको प्ले करने के लिए क्या करना होता है, वो आपको बताते हैं कि नोट्स जैसे ये फिक्स कर दिया तो ये नोट्स बन गए. और जब प्ले कर रहे होते हो तो बेसिकली फिंगर्स को वायर पे रख रहे होते हो. जैसे एक फिंगर यहाँ पे रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा. आप देखते होगे प्लेयर होता है वो फिंगर्स को बदलता रहता है, उसकी लोकेशंस को बदलता रहता है. तो बेसिकली हो क्या रहा होता है, जब आप लोकेशन बदलते हो तो आप नोड की लोकेशन बदल रहे होते हो. नोड की लोकेशन बदलने से आपने क्या किया, वेवलेंथ को बदल दिया, क्योंकि लेंथ तो फिक्स रहता है, वेवलेंथ बदल गया. अब यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है वेलोसिटी बाई वेवलेंथ होती है. फ्रीक्वेंसी को चेंज करना मतलब डिफरेंट टाइप की साउंड्स को प्रोड्यूस करना. और हम लोग जानते हैं कि जो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है वो साउंड पे सोर्स पे डिपेंड करती है. तो बेसिकली आप फ्रीक्वेंसी को बदल रहे हो. दैट मीन्स ऐसा हो रहा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से साउंड को क्रिएट कर रहे हो. सो वो साउंड जो होता है अलग अलग कैटेगरी से प्रोड्यूस होती है. सो ये नोट क्रिएट करता है प्लेयर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने के लिए. तो ये जो नोट्स है वो प्रैक्टिकल में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. और हम वेवलेंथ को बदल करके वेलोसिटी डिसाइड करके फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं. फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, साउंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप का निकलता है. और उसी से हमको एक उसको अगर हम एक अच्छे पैटर्न में प्रोड्यूस कर पाते हैं तो उसी को म्यूजिक कहते हैं. राइट. सो दे आर इन प्रैक्टिकल. रोप ब्रिज पे भी ये देखने को मिलता है स्टैंडिंग वेव. हाँ, रोप ब्रिज पर भी देख सकते हो आप. रोप पे देख सकते हो आप. घर पे रोप लो और दोनों तरफ से वेव को आइडेंटिकली प्रोड्यूस करो तो आप वहां पर भी स्टैंडिंग वेव देख सकते हो. प्रैक्टिकली यू कैन सी एन नंबर ऑफ वेज. So they exist in the practical. और अगर फ्री एंड देखोगे आप, ये घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. बहुत सिंपल, एक स्ट्रिंग लो, एक जगह फिक्स कर दो, एक फ्री कर दो, फिर इसको डिस्टर्ब करो, स्टैंडिंग वेव क्रिएट करो, तो आप देखोगे कि कुछ इस तरह से वो फॉर्मेट बना रहा होगा. लेकिन वो आपको ऑब्जर्व करना होगा. हो सकता है वो बहुत क्विक बन रहा हो. ये डिफरेंट डिफरेंट मोड्स पे वो वाइब्रेट कर सकता है. कैन वी प्रोसीड टुवर्ड्स साउंड वेव?
साउंड वेव आप हम लोग जल्दी कवर कर सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव गॉन थ्रू रिलेटेड टू द वेव, बस उसका साउंड वर्जन यानी साउंड में कैसे कैसे उनका एप्लीकेशन करना है उसको वॉच करना है, तो एक काइंड ऑफ रिवीजन भी हो जाएगा जितना पढ़ा है आपने, और कुछ नए पॉइंट्स भी आपको मिल जाएंगे। साउंड वेव के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि ये मैकेनिकल वेव होता है, दैट मीन्स इसके लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। दूसरा हम लोगों ने ये भी बात किया था कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। अभी तक जो हम लोगों ने बात की है वो मोस्टली ट्रांसवर्स वेव या स्ट्रिंग पर फोकस रहे थे, तो लॉन्गिट्यूडनल के बारे में आपको यहाँ पे पता चलेगा किस तरह से वाइब्रेशन चल रहा होता है। आपने ये देखा था कि साउंड वेव में जो वाइब्रेशन होता है पार्टिकल्स का वो वेव की डायरेक्शन में ही होता है। तो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रहा होता है इन दैट डायरेक्शन पार्टिकल्स भी वाइब्रेट कर रहा होता है। इक्वेशन कैसे लिखेंगे उसके बारे में मैं आपको बेसिक बताता हूँ। सो इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि इस डायरेक्शन में आपको चलना है, ये डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन हम लोगों ने चूज की जहाँ पर हम वेव को लिखना चाहते हैं। पहले आप इक्वेशन को समझ लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है ना जो वेव इक्वेशन होता है, कोई भी वेव इक्वेशन हो हम इस तरह से लिख सकते हैं a sin kx minus omega t। वी हैव सेटल डाउन की वेव इक्वेशन ऐसे लिखा जा सकता है। अगर ये वेव इक्वेशन है तो a का मतलब क्या हुआ एम्पलीट्यूड, और x का मतलब पोजीशन, t का मतलब टाइम, और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जा रहा है वो सारा स्टफ आप जानते हो। y इज अ डिस्टर्बेंस। लेट्स से ये x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, तो इस इक्वेशन का मीनिंग क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव केस में, उसको समझते हैं। तो यहाँ से अगर आप x डिस्टेंस पे जाओगे, इसका मतलब हम इस पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इस पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा। नाउ अनलाइक द केस ऑफ स्ट्रिंग में ये पार्टिकल ऊपर जाता था नीचे आता था, तो अपने को ऐसा लगता था कि हाँ ये x डायरेक्शन है तो x लिख रहे हैं, ये y डायरेक्शन है तो y लिखेंगे ऊपर की तरफ। लेकिन ये सिचुएशन यहाँ नहीं है, यहाँ पर सिचुएशन अलग है। तो जनरली स्टूडेंट को x और y में कंफ्यूजन रहता है, अगर आप ध्यान समझेंगे तो वंस एंड फॉर ऑल वो खत्म हो जाएगा। y क्या होता है, y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल लोकेटेड एट अ डिस्टेंस x। तो x डिस्टेंस पे पार्टिकल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो y होगा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका जो a है, a का मतलब हुआ दिस लोकेशन इज विल बी माइनस a, दिस लोकेशन विल बी a, दिस लोकेशन विल बी मीन पोजीशन फॉर दैट पार्टिकल। सो वो जो पार्टिकल है एक्स लोकेशन वाला वो अपनी मेन पोजीशन से ए बैक साइड जा सकता है, ए फॉरवर्ड साइड जा सकता है, और किसी भी लोकेशन पर होगा तो उसको हम वाई मेजर करेंगे। तो वाई इज बीइंग मेजर्ड अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो ये जो y है वो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का अलोंग द एक्स डायरेक्शन, और x होगा लोकेशन ऑफ द पार्टिकल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, t होगा जिस टाइम पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर y मींस डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज y इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल at x from its mean position। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द एक्स डायरेक्शन है, इट्स नॉट ऑन द वाई डायरेक्शन। छोटा सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये साउंड इक्वेशन हो जाएगी, लेकिन ये साउंड इक्वेशन किस फॉर्म में है, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में है। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट फॉर्म। तो वेव इक्वेशन और साउंड वेव इक्वेशन, साउंड वेव इक्वेशन इन डिस्प्लेसमेंट फॉर्म। हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी साउंड वेव को हम लोग डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हम लोगों ने ऑलरेडी लर्न कर रखा है, एक्जैक्टली सेम इक्वेशन रहता है। द ओनली डिफरेंस इज कि y जो है अब x डायरेक्शन के अलोंग होगा, और पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा होता है। ये पार्ट समझ में आ गया, तो इसको हम लोग अभी लर्न करेंगे कि इसको हम प्रेशर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और डेंसिटी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं।
तो एक फॉर्म में पहले समझते हैं, फिर दूसरा फॉर्म अपने आप समझ में आ जाएगा। आपने पूछा है डिस्प्लेसमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू x। That's a good point. That's what I try to explain. ये जो displacement है, that is with respect to the mean position. Mean position is at a location x. तो ये जो y है, वो x लोकेशन पे लाई करने वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। दैट मीन्स पार्टिकल की मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में कितना आगे गया, कितना पीछे गया। अगर हम ओरिजिन से मेजर करते तो फिर हम ये मेजर कर इसको y बोल रहे होते या फिर इसको y बोल रहे होते। ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट द केस। व्हाट इज द केस? पार्टिकल की लोकेशन पहले आप पता कीजिए, वही उसकी मेन पोजीशन है। उस पार्टिकल अपने रिस्पेक्ट में कितना एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करता है एज अ डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द वाइब्रेशन और एसएचएम। तो ये जो एसएचएम है वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है। इसको वाई बोलना सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग अभी वाई बोलते रहे। आप चाहो तो इसको कोई और नाम भी दे सकते हो, लेकिन इसका वाई का मतलब इट इज नॉट इन द वाई डायरेक्शन, it is along the x direction and it is the displacement from the mean position of the particle which you are considering. अब ये डिस्प्लेसमेंट फॉर्म से अगर इसको हम ले जाकर के प्रेशर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे बनेगा? तो उसके लिए हेडिंग डाल देते हैं साउंड वेव इक्वेशन इन प्रेशर फॉर्म। साउंड वेव इक्वेशन इन प्रेशर फॉर्म। और इसके बाद हम लोग उसके बारे में भी पकड़ लेंगे डेंसिटी के फॉर्म में। आप पाओगे प्रेशर और डेंसिटी के फॉर्म सिमिलर टाइप के चलते हैं, तो बेसिक आइडिया लग जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। ना इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हैं जो लॉजिक यहाँ पे दिया गया है, और एक जनरल फार्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। उस जनरल फार्मूला को कभी भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और अगर डिस्प्लेसमेंट फॉर्म अपने को दिया होगा तो डिस्प्लेसमेंट फॉर्म से हम लोग प्रेशर फॉर्म कैलकुलेट कर लेंगे। तो सपोज कर लीजिए कि अपने पास एयर का कुछ पोर्शन हम लोग कंसीडर करते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके बता देता हूँ। क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर एक लाइन बनाया था, वो लाइन ना होकर के ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये एयर का कोई एक सैंपल हम लोगों ने कंसीडर किया जहाँ से साउंड वेव ट्रैवल करने वाला है, और ये अलोंग द एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स इक्वल टू 0 है। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एस क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोगों ने लिया हुआ है, तो जिससे कि हम वॉल्यूम पता कर सकते हैं कितना वॉल्यूम होगा। यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स है, और इन नॉर्मल कंडीशन में यहाँ का जो प्रेशर होगा वो PATM के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेरिक का प्रेशर PATM होता है ना। प्रेशर फॉर्म का मतलब हुआ जिस तरह से यहाँ पे पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते थे, तो हम ये देखेंगे प्रेशर में वेरिएशन कितना आ रहा है। सो हर जगह का प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लेकिन जब आप बात करते हो, वर्ड्स को अटर करते हो, या फिर कोई म्यूजिक चल रहा होता है, स्पीकर चल रहा होता है, तो वो क्या करता है कि वो एयर मॉलिक्यूल्स को पुश करता है। तो आपने देखा था कुछ कंप्रेशन होते हैं, कुछ रेयरफेक्शन जोन्स होते हैं। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जोन्स का मतलब होता है जहाँ पे कंप्रेशन हुआ, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ रहे हैं, दैट मीन्स डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है। कुछ जगह पर रेयरफेक्शन होता है तो प्रेशर कम हो रहा होता है। हम लोग प्रेशर के वेरिएशन को देखते हैं कि प्रेशर कितना वेरी कर रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ नॉर्मल प्रेशर, और उसके वेरिएशन को रीड करते हैं। तो आइडिया ये है कि किसी भी पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो हम लिखेंगे PATM या P0 प्लस माइनस डेल्टा P। ये जो डेल्टा P है दैट इज अ वेरिएशन इन द प्रेशर। इसी वेरिएशन ऑफ प्रेशर को हम लोग पता करने वाले हैं। वॉइस लैग कर रहा है, ज्यादा लैग कर रहा है तो मैं स्लो हो सकता हूँ, या फिर एक बार रीशेयर करता हूँ। सर इट्स फाइन। अगर ये फाइन है तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मे बी लाइक कि वो नेट का स्पीड हेयर एंड देयर वाली बात है। सो ये पॉइंट आप समझ लीजिए जो मैं भी बोल रहा हूँ। P0 is atmospheric pressure प्लस माइनस डेल्टा P is the variation। तो हम ये डेल्टा P निकालना चाहेंगे कि डेल्टा P कैसे वेरी करता है। प्लस माइनस, कहीं पर प्लस हो जाएगा, कहीं पर माइनस हो जाएगा। सो दिस इज नॉर्मल प्रेशर, और यू कैन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, and this is delta P, that is change in pressure। तो अपने को चेंज इन प्रेशर का एक्सप्रेशन निकालना है। एक बार चेंज इन प्रेशर का एक्सप्रेशन निकल आया तो डेल्टा P0 ऐड करके हम टोटल प्रेशर बता सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट का प्रेशर जो हो जाएगा P0 प्लस माइनस डेल्टा P के बराबर हो जाएगा।
ओके, इसी सिचुएशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। प्रेशर इक्वेशन लिखने का मतलब क्या होगा वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नॉर्मल प्रेशर से प्रेशर कितना वैरी किया है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहेंगे। सपोज कर लीजिए यहाँ से हम लोग x डिस्टेंस पर आते हैं और x डिस्टेंस पर एक क्रॉस सेक्शन को कंसीडर करते हैं। यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आप पाओगे कि वो y डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कास्ट कर रहे होंगे, क्योंकि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो y है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एलिमेंट कंसीडर करेंगे थोड़ा सा और आगे जाने के बाद। हालांकि मैं उसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ बट वो बहुत छोटा है। ये जो एलिमेंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो dx है और इतने सैंपल को वॉच करने की कोशिश कर रहा है। यू विल फाइंड कि जो ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं, x डिस्टेंस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ तक वाइब्रेट कर रहे होंगे y डिस्टेंस तक, तो यहाँ तक जा सकते हैं किसी टाइम पर। जो x प्लस dx वाले मॉलिक्यूल्स होंगे उनका वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ तक चल रहा होगा, वो y प्लस dy तक जा रहे होंगे। इसका इलास्टिसिटी या फिर जो इलास्टिसिटी जो चैप्टर लिखा देखा था हम लोगों ने उससे काफी क्लोज रिलेशन है, तो आपको ध्यान देना होगा। बेसिकली हो क्या रहा है, dx अगर अमाउंट को देखते हो तो dx में इतने मॉलिक्यूल्स पहले आपके पास अक्युमुलेटेड थे या थे ओरिजिनली। फिर हुआ क्या कि ये जो x वाले मॉलिक्यूल्स थे वो y डिस्प्लेसमेंट कॉज करते हैं एज पर दिस इक्वेशन। तो फिर जो x प्लस dx वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो y प्लस dy तक आगे जाएंगे। तो आप देखोगे कि जो इनिशियल वॉल्यूम रहा होगा वो ये ब्लू कलर वाला रहा होगा, ये इनिशियल वॉल्यूम है। अगर ये कलर आपको समझ में आ पाए तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। और जो फाइनली आएगा या डिस्प्लेसमेंट के बाद आएगा वो ये वाला आएगा, ब्लैक वाला आएगा। आप देखोगे इन दोनों में कुछ वॉल्यूम का चेंज आया होगा या फिर प्रेशर का चेंज आया होगा या फिर डेंसिटी का चेंज आएगा, किसी के टर्म में हम लोग बात कर सकते हैं। हम लोग वॉल्यूम के टर्म में बात कर सकते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम कितना था, फाइनली वॉल्यूम कितना बनता है, ये हम बात कर सकते हैं। और इसी को मैं यहाँ पे शॉर्ट छोटे पे लिखने की कोशिश करता हूँ। जो इनिशियल वॉल्यूम लिखा था, वॉल्यूम इनिशियली जो आपने कंसीडर किया था dx वाला, क्या उस वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में कितना रहा होगा? अ, आपने लेंथ कितना कंसीडर किया था dx, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था s। सो इनिशियल वॉल्यूम जो आपके पास था, कैन वी से दैट दिस वाज s into dx। बहुत सिंपल है। सो दिस वाज द इनिशियल वॉल्यूम। इसके बाद हमने को चेंज इन वॉल्यूम निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं, और अगर हमको फाइनल वॉल्यूम निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं। फाइनल वॉल्यूम ये ब्लैक कलर वाला रहा होगा। सो इसको हम लोग इनिशियल वर्ड कर दे रहे हैं, ये इनिशियल वॉल्यूम है। अगर अपने को फाइनल वॉल्यूम लिखना हो तो कैन यू राइट कि कितना फाइनल वॉल्यूम होने वाला है? इसको वी इनिशियल नाम दे देते हैं, ये वी फाइनल हो गया। वी फाइनल वो वाला वॉल्यूम होगा जो ब्लैक कलर से लिखा हो गया। कैन यू राइट दिस? तब तक मैं देखता कॉल आ रहा है। नो रिस्पॉन्स। एनीवे, थोड़ा सा आपके लिए टफ जा रहा होगा हो सकता है। तो ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन हुआ उसका आपको वॉल्यूम चाहिए था। सो कैन वी से कि फाइनल वॉल्यूम को क्रॉस सेक्शन इनटू फाइनल लेंथ के बराबर आएगा। फाइनल लेंथ कितना होगा मैं आपको बताता। ये x से dx आगे चला गया, x से ये y आगे गया और ये y प्लस dy आगे गया। यही अपने को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जाएगा। सो फाइनल वॉल्यूम का मतलब अपने को ये ब्लैक कलर का जो लेंथ है ये चाहिए, और ये ब्लू कलर का लेंथ अपने को dx पता था, तो dx में कितना कम करना होगा? y को कम करना होगा क्योंकि y टोटली ब्लू कैटेगरी पर है। उसके बाद कितना ऐड करना होगा? y प्लस dy ऐड करना होगा।
सो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो फाइनल वॉल्यूम आएगा उसमें आएगा अपने पास dx में से y सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और y प्लस dy को ऐड कर दीजिए। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आप देखोगे जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा दैट इज गोइंग टू बी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द ब्रैकेट y से y कैंसिल आउट हो गया dx प्लस dy। गुड, आप लोगों में से कुछ ने लिखा है। सो s into dx plus dy, so this will be the final volume. Now एक आपने सैंपल कंसीडर किया जो उसका इनिशियल वॉल्यूम ये था, फाइनल वॉल्यूम ये निकल के आ रहा है, तो क्या हम चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं? इसके बाद हम लोग चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे, फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी आई होगी वो निकालेंगे, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और फिर सिंस ये बल्क है तो बल्क मॉडुलस को यूज करके हम लोग इसकी इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। सो अगर आपको इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम समझ में आया हो तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाकर के क्विकली इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। सो अपने को इंटरेस्ट है चेंज इन वॉल्यूम से। चेंज इन वॉल्यूम ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं अभी आपको शॉर्टली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब होगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ये वी है वॉल्यूम, नॉट वेलोसिटी। सो डेल्टा वी की जो वैल्यू आने वाली है फाइनल वॉल्यूम, अभी मैं री एक्सप्लेन करता हूँ, dx प्लस dy minus initial which was x dx. So change in volume is coming as s into dy. So that is change in volume. Good. Now इसके बाद अपने को चाहिए होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम होता है। चेंज इन वॉल्यूम कितना है अपने पास? एस डी वाई। इनिशियली कितना था? एस डी एक्स। So volumetric strain जो अपने पास आ रहा है that is basically dy by dx. Now if you remember for this kind of medium जैसे कि fluid medium हो या gaseous medium हो, हम लोग bulk modulus को डिफाइन करते थे। bulk modulus bulk modulus को उस समय हम लोगों ने b से या k से लिखा होगा। अगर k से भी लिखा है तो हम यहाँ पे b से लिख रहे हैं bulk modulus को। आप चेंज कर लेना अकॉर्डिंगली, क्योंकि k 2 पाई बाई लेमडा पे एसोसिएटेड है तो इसलिए कंफ्यूज करेगा। बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा था, बल्क मॉडुलस वाज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन दिस, या फिर ऐसा बोल लो कि प्रेशर चेंज डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो दिस यूज्ड टू बी द बल्क मॉडुलस। अपने को डेल्टा पी निकालने में इंटरेस्ट था, यू रिमेंबर द प्रीवियस स्लाइड। डेल्टा पी निकालने में, चेंज इन प्रेशर निकालने में इंटरेस्ट ज्यादा था। उस चेंज इन प्रेशर को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं बल्क मॉडुलस इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा उसका फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया, डेल वाई बाई डेल एक्स या डी वाई बाई डी एक्स। हम डेल वाई बाई डेल एक्स लिख सकते हैं क्योंकि वहां पे टी का भी फंक्शन चल रहा होता है। सो जो प्रेशर आएगा, चेंज इन प्रेशर आएगा, वो बल्क मॉडुलस इनटू डेल वाई बाई डेल एक्स लिख सकते हैं। डेल इसलिए लिख दिया कि वाई जो है एक्स और टी का फंक्शन है। आप डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हो। ये इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन एक खास इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट नोन है, इन केस आपको डिस्प्लेसमेंट नोन है और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन नोन है, उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, बल्क मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको प्रेशर के बारे में पता चल जाएगा। सो प्रेशर इक्वेशन कैन इजीली बी आइडेंटिफाइड यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। कॉपी कर सकता हूं। और इसके बाद अब हम प्रेशर इक्वेशन, डेंसिटी इक्वेशन भी इसी से रिलेट करके बता सकते हैं। इक्वेशन का फॉर्मेट भी आ जाएगा। आपने लिखा कैन यू एक्सप्लेन अगेन व्हाई द ब्लू पार्ट इज इनिशियल एंड ब्लैक इज फाइनल। ओके, सो वापस इस पर आते हैं। किस तरह से प्रोसीड किया, मैं एक दूसरा पिक्चर बना दे रहा हूँ क्योंकि उसको कट करेंगे तो इशू बन जाएगा। इतना क्रॉस सेक्शन वाला पोर्शन आपने कंसीडर किया हुआ है, फिक्स क्रॉस सेक्शन का। आप क्या करते हो, ये एक्स लेट से रेफरेंस लोकेशन है तो यहाँ रेफरेंस लोकेशन से एक्स डिस्टेंस पे जाते हो। जब कभी हमको फाइनाइट एलिमेंट मेथड से सॉल्व करना होता है तो ये करते हैं। यहाँ पर ये पोर्शन कंसीडर किया, उसको मैंने पहले ब्लू कलर से बनाया था, अभी भी ब्लू कलर यूज कर देते हैं। सो
यहाँ से लेकर के यहाँ तक पोर्शन को हमने कंसीडर किया, ये हमारे लिए dx है और इसका एक वॉल्यूम रहा होगा। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया S दिया गया है तो आप पाओगे कि इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, x इंटू डी एक्स। तो ये ब्लू कलर का जो वॉल्यूम है वो x इंटू डी एक्स हो गया। नाउ दिस एलिमेंट्स, ये जितने एलिमेंट है ये हमारा सिस्टम है। अब इसी सिस्टम को हम समझना चाहते हैं कि जब ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे या कोई वेव ऐसे निकलेगा तो क्या ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे कि या इनके वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे। तो आप पाओगे कि जब साउंड मूव करेगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं विद इन द बाउंड्री x इक्वल टू x और x प्लस डी एक्स, इनके वॉल्यूम में चेंजेस आने वाले हैं। तो जब वेव जा रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहे होंगे, उसके बाद की स्टोरी हमने को देखनी है। तो ये हमारा एक सिस्टम था इनिशियली, इसलिए इनिशियल वॉल्यूम ये हो गया। अब किसी टी टाइम पर अगर हम देखते हैं जब ये पल्स इससे गुजर रहा है, तो पल्स गुजर रहा होगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी पोजीशन से y डिस्टेंस पर जा रहे होंगे, क्योंकि x डिस्टेंस वाले मॉलिक्यूल्स y डिस्प्लेसमेंट कॉज करते हैं अलोंग द x डायरेक्शन। दैट्स व्हाट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में हमने देखा। अगर x डिस्टेंस वाले पार्टिकल y डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो x प्लस डी एक्स, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट है x प्लस डी एक्स। तो x प्लस डी एक्स लोकेशन वाले मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो अपनी पोजीशन से y प्लस डी वाई तक जाएंगे। दिस इज वे वी डू द मैथमेटिक्स, और ये इस तरह से हम लोग रिलेट करते हैं। तो आप देखोगे कि ना ये जो बाउंड्री वाले मॉलिक्यूल्स थे y डिस्टेंस तक गए, डिस्प्लेसमेंट तक गए, ये मॉलिक्यूल्स y प्लस डी वाई तक गए। तो अब हमारे पास जो वॉल्यूम बचेगा वो ये बचेगा, इन लाइन के बीच का बचेगा। तो जो हमारे सिस्टम में पार्टिकल्स थे वो पहले ब्लू कलर के साइड में कन्फाइंड थे, अब वो ब्लैक कलर में कन्फाइंड होने वाले हैं। सो क्या यहाँ पर वॉल्यूम का चेंज दिखा आपको? तो वॉल्यूम का चेंज आया। सिंस ये वॉल्यूम का चेंजेस आया तो हमने को फाइनल वॉल्यूम निकाला वो ब्लैक कलर का। सो ब्लैक कलर का वॉल्यूम कितना आया? ये dx में से y कम हो गया और y प्लस डी वाई ऐड हो गया, तो बेसिकली dx प्लस डी वाई टाइप का बन गया। 3 फाइनल हो गया। तो हमने फाइनल देखा, इनिशियल देखा, फिर चेंज कैलकुलेट किया, फिर चेंज डिवाइड बाय इनिशियल किया, स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन का एक एक्सप्रेशन आ गया। अपने पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया ये। तो जब कभी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना हो आपको तो आपको सिंपली डेल वाई बाई डेल एक्स कर देना है, वहां से स्ट्रेन निकल आएगी। ये भी इक्वेशन पूछता है कि फाइंड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, निकल आएगा। बल्क मॉडुलस से यूज करके हमने प्रेशर की इक्वेशन भी बना दी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, y को डिफरेंशिएट कर देंगे, रख देंगे, प्रेशर का वेरिएशन निकल के आ जाएगा। सो प्रेशर इक्वेशन आ जाएगी, फिर उससे डेंसिटी आ जाएगी, फिर उससे आगे की कहानी बताएंगे। ओके, इन केस ये आपको समझ में आ गया, अपना पर्पस पूरा होता है। नहीं आया तो एक बार इसको आप रिवाइज कर लीजिए, कल एज ए डाउट पूछ सकते हो, और नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे मूव करेंगे। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली वी विल बी कवरिंग दिस पोर्शन ऑफ वेव, और मोस्ट लाइकली कवर हो जाएगा। अगर एक आध टॉपिक बचता है तो फिर वो नेक्स्ट वीक में कवर हो जाएगा। एनीथिंग एल्स टू आस्क इफ एट ऑल?